कोटि अभिक्रियाएं क्या होती है, उसका वेग इक्वेशन निकाला, रेट इक्वेशन निकाला और समाकलित वेग समीकरण निकाला। उसके बाद में मैंने आपको बताया उसका अर्धायुकाल और उसके बाद में बताया आपको उसके ऊपर आने वाले उसके एग्जाम्पल, और 4-5 एग्जाम्पल थे जो केवल किसके होते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के होते हैं। और लास्ट पेपर ने किस तरह से उसके ऊपर 2018 बोर्ड में अर्धायुकाल पर क्वेश्चन आया हुआ था वो डिस्कस किया, और दूसरे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं तो वो क्या। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया से अधिक इंपोर्टेंट क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना, वहां पे अर्धायुकाल किसके समानुपाती था, प्रारंभिक सांद्रता के क्या था, समानुपाती था। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आती है, मैंने 4 नंबर का चैप्टर है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, इसमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपको 4 में से 2 से ज्यादा मार्क्स के क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया डिटेल से, लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट होगी, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये क्या है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपन शुरू करते हैं। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा क्या थी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो क्या कहलाती थी, शून्य कोटि अभिक्रिया। उसी तरह प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अर्थात केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करेगा, या आप कह सकते हो कि अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के क्या होता है, अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती, अर्थात अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अपन जनरली बात करते हैं, माना एक अभिक्रिया क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट क्रिया करके क्या बना रहा है, आपका प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, आपका प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण कैसे लिखोगे, तो इसका रेट किसके समानुपाती हो जाएगा, माइनस का dr/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की सांद्रता की पावर 1 के हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो dr/dt बराबर क्या आ गया भाई आपका k × r की पावर 1। इसको दे दो समीकरण 1। k क्या है यहाँ पे, समानुपाती स्थिरांक, या आप इसको बोल सकते हो और वेग स्थिरांक, क्या बोल सकते हो, वेग स्थिरांक, वेग नियतांक। तो आप यहाँ पे देखो समीकरण 1 क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग
वेग समीकरण है। ये समीकरण क्या कहलाता है भाई? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण। तो क्या लिखोगे? समीकरण एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। तो जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रियाएं क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिभाषा क्या हो जाएगी? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए माना अपन ने एक जनरल रिएक्शन ली, कोई भी क्रियाकारक रिएक्टेंट क्रिया करके क्या बना रहा है? उत्पाद। तो इसका वेग समीकरण क्या हो जाएगा भाई? माइनस का dr/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? r की पावर 1 के। तो आप इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या लगाओगे? स्थिरांक। तो माइनस का dr/dt बराबर वेग समीकरण क्या होगा? k × r की पावर 1। यहाँ पे क्या है? क्या है? समानुपाती स्थिरांक या वेग स्थिरांक। तो समीकरण एक क्या कहलाता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। अब बात करेंगे इसके बाद में अपन समाकलन वेग समीकरण की। तो ये आ गया समीकरण एक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण। अब अपन बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की, जो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्जाम में आपको सीधा इसका क्या पूछ लेते हैं? डेरिवेशन पूछ लेते हैं। तो समाकलित वेग समीकरण क्या है? जीरो ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। तो ध्यान से देखना, फिर उसको समझना। अभी अपन ने लिखा अवकलित वेग समीकरण, क्या लिखा? dr/dt बराबर क्या लिखा आपने? k1 × r। मैं इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूं, dr/r इंटू माइनस का k × d। इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इस समीकरण का क्या करना है? आपको दोनों तरफ क्या करना है? समाकलन करना है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है? समाकलित वेग समीकरण। तो क्या लिखोगे? उपरोक्त समीकरण का दोनों तरफ समाकलन करने पर, इस समीकरण का जब आप दोनों तरफ समाकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dr/r बराबर माइनस का k × dt। इसका समाकलन कितना होता है भाई? ln r होता है। dr/r या कह सकते हो आप dx/x का समाकलन क्या होता है? ln x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका समाकलन? ln r बराबर कोई भी स्थिरांक होता है, कल बताया, तो उसका समाकलन क्या होता है भाई? वो खुद स्थिरांक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का k, dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t प्लस i। जब आप इस समीकरण का दोनों तरफ से समाकलन करते हो तो आपको क्या आता है? ln r बराबर माइनस का kt प्लस i। एक चीज लिख लेना, चूंकि dr/r का समाकलन क्या होता है भाई? आपका ln r के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना, dr/r या ln x dx/x का समाकलन क्या होता है? ln x होता है। तो यहाँ पे आपका dr/r का समाकलन क्या हो जाएगा? ln r, और इसको दे दो समीकरण आपका 2। k का समाकलन क्या रहेगा? किसी भी स्थिरांक का समाकलन क्या होता है? वो खुद स्थिरांक। dt का क्या हो जाएगा? t प्लस i। i क्या है यहाँ पे?
समाकलन स्थिरांक। आई क्या है भाई यहाँ पे समाकलन स्थिरांक। अब देखो आपको यहाँ पे आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या लेना होगा, प्रारंभिक परिस्थिति। यदि टाइम बराबर 0 होगा तो आर बराबर क्या होगा, आर नोट के बराबर। आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, यदि t बराबर 0 तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, r नोट के बराबर होगा। उपरोक्त मान मतलब t बराबर 0 r बराबर r नोट। उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, जब इस समीकरण में रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ln r के बराबर क्या रखोगे, r नोट बराबर k इंटू 0 माइनस का k इंटू 0 प्लस i। तो यहां से i का मान क्या आ गया आपका, ln r नोट के बराबर हो गया। अब i का मान किस में रख दो, समाकलन स्थिरांक का, i का मान समीकरण 2 में रखने पर, i का मान किस में रख दो, इस समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा भाई, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नोट। देखो मैं इस के टी को इधर ले रहा हूं, ln r को इधर लेके जा रहा हूं, तो ये समीकरण कैसे हो जाएगा, के टी बराबर ln r नोट माइनस ln r। तो इसको कैसे लिख सकते हो, मैंने जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी इससे पिछला चैप्टर, उसमें मैंने आपको लॉग एंटी लॉग निकालना बताए थे। तो वहां पे log a माइनस बी को आप लिख सकते हो log a अपॉन b। तो यहाँ पे ln r नोट और r को कैसे लिख सकते हो, kt बराबर ln r नोट बटे r। इसको कैसे लिख सकते हो, kt बराबर ln r नोट बटे r। या आप कह सकते हो k बराबर क्या आ गया यहाँ से 1 अपॉन टी ln r नोट बटे r। ये क्या आ गया आपका, a बराबर 1 अपॉन टी ln r नोट बटे r। इसको समीकरण 3 ले दो, इसको समीकरण 3 ले दो। अपन जानते हैं चूंकि ln बराबर क्या होता है, 2.303 log। जब आप ln को log में कन्वर्ट करते हो तो कितने से गुणा करते हो भाई आप, 2.303 से। तो आपका k का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन टी 2.303 log r नोट अपॉन r। तो k का मान क्या आ गया भाई आपका ये, तो k बराबर कितना हो जाएगा आपका 2.303 t log r नोट बटे r। ये क्या हो गया भाई आपका समीकरण 4। और समीकरण 4 ही क्या कहलाता है आपका, समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। समीकरण 4 ही क्या कहलाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। और यहाँ से t का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के log r नोट अपॉन r। देखो टाइम का मान निकालना हो तो k क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और k की जगह क्या चला जाएगा, टाइम निकल। तो यहाँ पे k क्या है भाई, वेग स्थिरांक। k क्या है, वेग स्थिरांक। r नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। r क्या है, t समय पर सांद्रता। r क्या है भाई आपकी, t समय पर सांद्रता। और t क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका समीकरण 4 आया वो क्या कहलाता है, समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। यहाँ पे k क्या है भाई आपका वेग स्थिरांक, r नोट क्या है प्रारंभिक सांद्रता, r क्या है कहते t समय पर सांद्रता, और t क्या हो गया आपका समय हो गया। तो एक बार दोबारा से देखो, अपन ने समीकरण 1 अवकलित वेग समीकरण क्या लिखा था, -dr/dt बराबर k इंटू r लिखा था। मैं इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूँ, dr/r बराबर k इंटू dt। अब इस समीकरण को समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से समाकलन। जब आपने इसका समाकलन किया तो dr/r का समाकलन क्या होता
होता है ln r के बराबर। कोई भी स्थिरांक होता है उसका समाकलन क्या होता है, वो खुद स्थिरांक होता है, और dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आपका क्या जाएगा, ln r बराबर माइनस kt प्लस i के बराबर हो जाएगा। i क्या है यहाँ पे, समाकलन स्थिरांक। अब i का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, इस रिएक्शन की प्रारंभिक स्थितियों में। तो जब टाइम बराबर t बराबर 0 होगा तो अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, r नॉट के बराबर, और ये मान किस में रख दो आप, समीकरण 2 में। जब आपने ये मान रखे तो i का मान कितना आया, ln r नॉट। अब इस i के मान को किस में रख दो, वापस से समीकरण 2 में। जब आपने समीकरण 2 में रखा तो ln r बराबर माइनस kt प्लस ln r नॉट आ गया। अब यहाँ से मैं kt को उधर ले रहा हूँ, ln r को उधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, kt बराबर ln r नॉट माइनस ln r। तो यहाँ से मैंने आपको जो लोग पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि लॉग में यदि a माइनस बी होगा तो उसको किस में रूप में लिख सकते हो, ln a अपॉन b के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, kt बराबर ln r नॉट अपॉन r। तो या इसको लिख सकते हो k बराबर 1 अपॉन t ln r नॉट अपॉन r। क्योंकि अपन जानते हैं ln को log में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई करते हो। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, k बराबर 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r। या आप यहां से समीकरण 4 दे दो, इसको दे दो समीकरण 5। तो यहां से टाइम का मान निकालना हो तो 2.303 अपॉन k log r नॉट अपॉन r। तो समीकरण 4 क्या कहलाता है भाई, आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। यहाँ पे k क्या है, वेग स्थिरांक, r नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, r क्या है, t समय पर सांद्रता, और t क्या है यहाँ पे टाइम। तो ये प्रथम कोटि का क्या हो गया, समाकलित वेग समीकरण, जो क्या है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से समझते हुए नोट करना। तो देखो आपका समीकरण 4 क्या आया था, k बराबर, समीकरण 4 क्या था, k बराबर 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r की सांद्रता। तो ये क्या कहलाता है, समीकरण 4 ये आया था। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। समीकरण 4 क्या कहलाता है भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। तो देखो अपन ने समीकरण 3 जो लिखा था उसके आधार पर मैं एक इक्वेशन और निकाल रहा हूं। तो समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 क्या लिखा था आपने, kt बराबर ln r नॉट अपॉन r लिखा था,
ln r नॉट अपॉन r लिखा था। मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ kt बराबर k इंटू टी बराबर ln r नॉट माइनस ln r। अब मैं ln r को इधर लेके आ रहा हूँ और इसको इधर लेके जा रहा हूँ r नॉट माइनस kt, और r नॉट को फिर से इधर लेके आ रहा हूँ ln r माइनस ln r नॉट बराबर माइनस का kt। ये आ गया आपका। अब देखो इस समीकरण को आप वही a माइनस b बराबर लोग को ln को कैसे लिख सकते हो a अपॉन b, तो यहाँ से लिख दोगे आप ln r अपॉन r नॉट बराबर माइनस का k। अब यदि आपसे यहाँ पे विल्हेल्मिक नामक एक वैज्ञानिक था जिसने अपनी एक समीकरण दी थी, कुछ नहीं इसी समीकरण में क्या दी थी एक समीकरण, वहां पे आप ln के रूप में यदि आप क्या निकालना चाहते हो t समय पर अभिकारकों की सांद्रता, तो वो कैसे आती है इसमें दी थी। तो यदि आप r का मान यहां से निकालना चाहते हो तो r नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो आपका ये ln है ये किस में चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, और ये जो kt है ये माइनस kt क्या चला जाएगा उसके घातांक में। तो ये r बराबर r नॉट इंटू e की पावर माइनस kt, ये क्या कहलाती है उपरोक्त समीकरण विल्हेल्मिक समीकरण कहलाती है, जो आपकी r बराबर r नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस kt क्या कहलाती है आपकी विल्हेल्मिक समीकरण कहलाती है। तो ये किसने दी थी विल्हेल्मिक वैज्ञानिक ने। आपकी समीकरण 3 को आप कैसे लिख सकते हो इस तरीके से भी लिख सकते हो, और आपका जो समीकरण 4 आया उसका अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण वो क्या है k बराबर 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो इसको विल्हेल्मिक समीकरण भी कह सकते हो। देखो मैं आपको नोट डला के कुछ बात पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो कहाँ काम में आएगा आपके न्यूमेरिकल। जब अब आप न्यूमेरिकल आएगा ये मान के चलना कि बोर्ड में 101% क्या आएगा आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, हमेशा प्रथम कोटि अभिक्रिया पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो मैं आपको एक नोट डाल के बात लिख रहा हूँ, क्या अपन ने प्रारंभ में अभिक्रिया ली थी, R से क्या बन रहा था प्रोडक्ट, R से क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो देखो t बराबर 0 पर मान लो अभिकारकों की सांद्रता कितनी है 1, तो उत्पाद कितने बनेंगे भाई आपके 0 बनेगा, और t बराबर t समय पर कितना हो जाएगा अभिकारक जितना अभिकृत होगा उत्पाद कितना बनेगा उतना ही बनेगा। तो मान लो अभिकारक कितना अभिकृत हुआ x, अभिकारक का जितना कम होगा उत्पाद क्या होगा उतना ही बनेगा, तो उत्पाद कितना बनेगा आपका x। तो देखो आप इसकी तुलना किससे कर सकते हो r नॉट से प्रारंभिक सांद्रता दी, और a माइनस x की तुलना किससे कर सकते हो r से कर सकते हो। तो आप उस समीकरण में r नॉट की जगह क्या रख सकते हो a, और r नॉट r की जगह क्या रख सकते हो a माइनस x। तो आपका समाकलित वेग समीकरण कैसे हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t log r नॉट बटे r, ये था। तो r की जगह आप क्या रख सकते हो 2.303 t log r नॉट की जगह क्या रखोगे a, और r की जगह क्या रख सकते हो a माइनस x। तो ये भी क्या आ गया आपका समाकलित वेग समीकरण। a क्या है यहाँ पे वही प्रारंभिक सांद्रता a माइनस x क्या है t समय पर सांद्रता, और आपकी x क्या है वियोजित सांद्रता, या आप कह सकते हो जितनी अभिकारक क्या हो गया अभिकृत, ये क्या होगी x क्या है वियोजित सांद्रता। तो देखो आपके ये कब काम आएगा जब आपको न्यूमेरिकल दे दी जाए इसका इतना % हो गया इतना % अभिक्रिया कंप्लीट होने में, तो आपको ये वहां पे काम आएगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में। आपका समाकलित वेग समीकरण ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई प्रारंभिक सांद्रता आप यहाँ पे क्या ले रहे हो a ले रहे हो, तो a
ए किसके बराबर हो गई, आर नोट के बराबर, और टाइम टी पर कितनी होगी, जितना अभिकारक अभिकृत होगा अर्थात अभिकारक की सांद्रता में जितनी कमी आएगी उत्पाद की सांद्रता में क्या आएगी, उतनी ही वृद्धि आएगी। तो a माइनस एक्स, तो अब उत्पाद कितना बन गया भाई x, तो आप a की बराबर क्या ले सकते हो, आर नोट, और a माइनस एक्स किसके बराबर हो गया भाई आपका, इसके बराबर r के बराबर हो गया। तो इस समीकरण में आप r नोट की जगह क्या रख सकते हो, a, और r की जगह क्या रख सकते हो, a माइनस n। तो ये समीकरण भी क्या हो गया आपकी समाकलित वेग समीकरण, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो समीकरण 4 क्या थी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। अब समीकरण 3 को देखो, विल्हेल्मिक नामक वैज्ञानिक ने एक अपनी समीकरण दी थी, तो उसको आप लिख सकते हो, समीकरण 3 को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस का kt बराबर ln r अपॉन r नोट। तो यहाँ से आपको यदि t समय पर अभिकारक की सांद्रता निकालनी हो तो r बराबर क्या लिख सकते हो, r बराबर r नोट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस kt। देखो ln का मान निकालना है आपको, तो क्या किसमें कन्वर्ट होता है, log का मान निकालने के लिए आपको एंटी लॉग लेना होता है, और ln का मान निकालने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल निकालना पड़ता है। तो ये किसी अभिकारक की t समय पर सांद्रता क्या हो जाएगी, r बराबर r नॉट इंटू e की पावर माइनस kt। ये समीकरण क्या कहलाती है, आपकी विल्हेल्मिक समीकरण। और नीचे आपको नोट डला के एक बात लिखाई है, ये आपके समीकरण समाकलित वेग समीकरण को आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आर नोट की जगह क्या लिख सकते हो, a, और r की जगह क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स। तो समाकलित वेग समीकरण क्या हो जाएगा आपका, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। अब तो ये तो बात होगी समाकलित वेग समीकरण की। उसके बाद में मैं अभी पढ़ेंगे अपन अंतराल सूत्र। यदि दो भिन्न भिन्न टाइम दे दिया जाए और सांद्रता भिन्न भिन्न दी जाए तो किस तरह से आप क्या निकालोगे, वेग स्थिरांक का मान निकालोगे। उसके बाद में अभी तो अपन सांद्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन गैसीय अभिक्रियाओं में दाब होता है, तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आप ये आपका k का मान कैसे निकालते हो, वेग स्थिरांक का मान कैसे निकालते हो, या समाकलित वेग समीकरण कैसे लिखते हो, वो अपन देखेंगे। तो एक बार इसे नोट करिए। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके अंतराल सूत्र। वैसे अंतराल सूत्र लिख के आपके दिया नहीं है, पर आपके बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो क्या है, अंतराल सूत्र। ये देखो अंतराल सूत्र कब काम में लेते हैं और कब निकाला जाता है। देखो जब आपकी प्रारंभिक सांद्रता एक का मान निकालना संभव नहीं होता, तब किसका यूज करते हैं अपन, अंतराल सूत्र का। मान लो आपको दो टाइम दे दे और उन टाइम के साथ में अभिकारक की सांद्रता दे दे, तो आप क्या दे दे, माना t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता r1 तथा t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता r1 तथा t2 समय पर अभिकारक की सांद्रता r2 है। तो आप समाकलित वेग समीकरण कैसे लिख सकते हो, t1 बराबर 2.303 अपॉन k, क्योंकि k का मान स्थिरांक है तो k का नाम तो दोनों समय के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा, log r0 अपॉन r1, या आप इसको लिख सकते हो t1 बराबर 2. ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। तो
T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है R1। तो आप समीकरण को कैसे लिख सकते हो, T1 बराबर 2.303 के log R0 बटे R1। इसी तरह से T2 समय पर कितनी हो जाएगी भाई, 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन R2, समीकरण 2। अब ये क्या हो गए, अलग अलग टाइम पर क्या हो गए आपके अलग अलग समीकरण हो गए। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से आपको किसको घटाना है, समीकरण 1 को, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। समीकरण 2 क्या है, 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन R2 माइनस 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन R2। तो देखो इस समीकरण को आप कैसे लिख सकते हो, और जब आगे इसको सोल्व करते हो तो T2 माइनस T1, देखो दोनों में क्या है 2.303 अपॉन के 2.30 अपॉन के, ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, 2.303 अपॉन के log समीकरण 2 में से 1 को, तो इसको कैसे लिखोगे, ठीक है R1, ये कॉमन आ गया, तो ये कितना हो जाएगा log R0 माइनस log R2, ये कितना हो जाएगा माइनस log R0 प्लस log R1, ये हो जाएगा। देखो log R0 से log R0 कट गया, आपका क्या बच गया T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन के माइनस का log R2 प्लस का log R1। इसको कैसे लिख सकते हो, T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन के, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ log R1 माइनस log R2, इसको लिख सकते हो आप ऐसे भी, मैं इस प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे, तो इसको log A माइनस B को कैसे लिख सकते हो आप, A अपॉन B, तो इस समीकरण को कैसे लिख सकते हो, T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन के इनटू log R1 बटे R2। तो यहां से K का मान क्या आ जाएगा भाई, 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 इनटू log R1 बटे R2। तो आपका ये समीकरण 3 क्या कहलाता है, अंतराल सूत्र। तो उपरोक्त समीकरण अंतराल सूत्र कहलाता है। तो आपको देखो अलग अलग सांद्रता दे दे अलग अलग टाइम पे, तो उसे पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग सांद्रता देते तो आप वेग स्थिरांक का मान निकाल सकते हो अंतराल सूत्र के द्वारा। तो आपका जो समीकरण 3 आया ये क्या कहलाता है, आपका अंतराल सूत्र। तो देखो जब k का मान प्रारंभिक सांद्रता का मान ज्ञात करना संभव नहीं होता, तब किसका यूज करते हो आप, अंतराल सूत्र का यूज करते हो। तो माना T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी R1 और T2 पर कितनी है R2। तो आपने T1 के लिए समीकरण बना लिया, T2 के लिए समीकरण बना लिया, समीकरण 2 में से 1 घटाया, जब आप करोगे तो ये 2.303 अपॉन k आ जाएगा कॉमन, log R0 माइनस इसको ऐसे लिख सकते हो R0 माइनस log R2, इसको कैसे लिख सकते हो log R0 माइनस R1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये R0 से R0 कट गया तो क्या बच गया माइनस R2 प्लस R1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, तो log R1 माइनस log R2, तो ये आपका क्या समीकरण आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन के log R1 बटे R2। यहां से k का मान क्या आ जाएगा 2.303 T2 माइनस T1 log R1 अपॉन R2, ln के रूप में ये क्या हो जाएगा भाई 2.303 हट जाएगा, ये आपका ये क्या आ जाएगा। तो ये आपका जो समीकरण 3 आया ये क्या कहलाता है, आपका अंतराल सूत्र कहलाता है। अंतराल सूत्र का उपयोग कब करोगे,
जब आपको प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करना क्या नहीं हो, संभव हो, अलग अलग समय पे अलग अलग सांद्रता दे दे तो उससे क्या निकालोगे आप, वेग स्थिरांक का मान इस तरह से निकालोगे। तो अंतराल सूत्र का उपयोग किया जाता है अलग अलग समय पे अगर आपको अलग अलग सांद्रता देते हैं तो किस तरह से आप उसका वेग स्थिरांक निकालते हैं। इस अंतराल सूत्र को आप ln के रूप में कैसे लिख सकते हो भाई, k बराबर 1/t2 माइनस t1 ln r1/r2, क्योंकि log को ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से क्या करोगे, गुणा करोगे। तो आप इस समीकरण को कैसे लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अंतराल सूत्र हो जाएगा। देखो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण, अभी तक अपन ने जो एग्जाम्पल लिया समाकलित वेग समीकरण लिया वहां पे अपन सांद्रता की बात कर रहे थे, लेकिन गैसीय अभिक्रियाओं में सांद्रता नहीं होती, क्या होता है, गैस का आंशिक दाब होता है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं का समाकलित वेग समीकरण किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अपन, वो निकालते हैं। तो देखो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक दाब और कुल दाब के मान निकाल लो, फिर अपन आर नोट की जगह क्या रख देंगे, इनिशियल दाब, और आर की जगह क्या रख देंगे, कुल दाब रख देंगे। तो यहाँ पे कोई एक गैसीय अभिक्रिया है, इससे क्या बन रहा है, B प्लस C बन रहा है। तो देखो माना A का प्रारंभिक दाब कितना है, P इनिशियल ATM, तथा T समय पर कुल दाब PT ATM है। मान लो A का प्रारंभिक दाब क्या है, PIP इनिशियल, और कुल दाब क्या है, T समय पर PT है। तो इस अभिक्रिया को आप कैसे लिख सकते हो भाई, A के दाब में जितनी कमी होगी B प्लस C के दाब में क्या होगी, उतनी वृद्धि होगी। तो आप किस तरह से निकालोगे इसका समाकलित वेग समीकरण। तो देखो A से क्या बन रहा है आपका उत्पाद, B गैसियस प्लस C गैसियस। यहाँ पे आपको जो PA PB PC है वो क्या है, ABC के आंशिक दाब। तो यहाँ पे मान लो T बराबर 0 पर एक का प्रारंभिक दाब कितना है, P इनिशियल ATM, तो B और C का कितना होगा भाई, 0 होगा। T बराबर समय T पर, किसी टाइम T पर कितना होगा, जितना A का दाब कम होगा उतना B और C का दाब बढ़ेगा। भाई अपन अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में क्या ले रहे थे कि क्रिया कारक की जितनी सांद्रता कम होती है उतनी सांद्रता अभी उत्पाद की क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का जितना दाब कम होगा उतना दाब किसका बढ़ेगा, B प्लस C का। तो मान लो एक का क्या X ATM दाब कम हो गया तो B और C का कितना होगा, X ATM और X ATM। समझिए। तो T समय पर कुल दाब कितना हो जाएगा भाई, इन सभी दाब के योग के बराबर हो जाएगा। कुल दाब क्या हो जाएगा, इन सभी दाबों के योग के बराबर हो जाएगा।
दाब Pt बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी दाबों के योग के बराबर। टाइम t पर कुल दाब कितना हो जाएगा, P i माइनस एक्स प्लस एक्स ATM, इसके बराबर हो जाएगा। देखो एक x से एक x गया, तो कुल दाब Pt किसके बराबर आ गया भाई, Pt बराबर P इनिशियल प्लस x के बराबर आ गया। आपका कुल दाब कितना आ गया भाई, Pt बराबर P इनिशियल प्लस x के बराबर आ गया। आप यहां से x बराबर क्या निकाल सकते हो, x का मान b और c में से किसी एक का दाब क्या आ जाएगा, x बराबर ये ATM Pt माइनस Pi के बराबर। यहां से x का मान क्या आ गया भाई आपका, Pt माइनस Pi के बराबर आ गया। तो Pa का मान t समय पर कितना आ जाएगा भाई, Pa का मान t समय पर, Pa का मान t समय पर कितना आ जाएगा भाई, Pa बराबर कितना है आपका, Pi माइनस x। यहां से x का मान आपने ज्ञात कर लिया, तो Pt बराबर या आप कह सकते हो Pt का मान, तो Pa बराबर कितना हो गया आपका, Pi माइनस Pt प्लस x। Pi हो जाएगा भाई, ये माइनस माइनस प्लस मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो Pa बराबर क्या हो जाएगा आपका 2Pi माइनस Pt के बराबर हो जाएगा। Pa बराबर क्या आ जाएगा आपका 2Pi माइनस Pt के बराबर आ जाएगा। अब आपको समाकलित वेग समीकरण में रखना है, K बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन T log P इनिशियल अपॉन Pa। Pa क्या है यहाँ पे लिख लो Pa Pb वेट Pc ABC के आंशिक दाब है। तो ये क्या हो जाएगा, K बराबर 2.303 अपॉन T log Pi अपॉन Pa। अब यहाँ से Pa का मान क्या रख दो, इस समीकरण में रख दो, तो K बराबर 2.303 अपॉन T log Pi अपॉन 2Pi माइनस Pt। तो आपका समाकलित वेग समीकरण किसी गैसीय अभिक्रिया का किस तरह से निकालोगे, इस तरह से। Pi क्या है, प्रारंभिक दाब, Pi क्या है यहाँ पे प्रारंभिक दाब, और Pt क्या है t समय पर दाब। तो देखो दोबारा से देखो, कोई गैसीय अभिक्रिया है, गैसीय अभिक्रियाओं में सांद्रता तो नहीं है, क्या होता है आंशिक दाब होता है। मान लो A का प्रारंभिक दाब Pi है और t समय पर दाब क्या है, कुल दाब क्या है Pt है। Pa Pb Pc क्या है, ABC के क्या है आंशिक दाब है। तो यह अभिक्रिया A से क्या बन रहा है BC। t बराबर 0 पर A का प्रारंभिक दाब कितना है P इनिशियल, तो उत्पादों का कितना होगा भाई, t बराबर 0 पर 0 होगा। तो देखो जब अभिक्रिया शुरू होती है चलती है, तो जितना अभिकारकों का दाब कम होगा उतना ही क्या होगा, उत्पादों का दाब बढ़ेगा। तो यहाँ पे A के दाब में या आंशिक दाब में जितनी कमी आएगी B और C का दाब क्या होगा उतना ही बढ़ेगा। तो मान लो A के दाब में कितनी कमी आ गई x, तो B और C का कितना बढ़ेगा x है। तो यहाँ पे t बराबर t समय पर कितना हो गया, A का दाब Pi माइनस x ATM और इनका कितना हो जाएगा x ATM। तो यहाँ पे कुल दाब Pt कितना हो जाएगा, इन सभी दाबों के योग के बराबर हो जाएगा भाई t समय पर। तो Pt बराबर क्या हो गया Pi माइनस x x। तो x से x कट गया, तो यहाँ पे कुल दाब किसके बराबर आ गया, Pt बराबर Pi प्लस x के बराबर। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा Pt माइनस Pi के बराबर। अब देखो यहाँ पे t समय पर आपके A का दाब आंशिक दाब कितना है Pi माइनस x t समय पर। तो यहाँ पे Pa बराबर कितना आ जाएगा भाई, x का मान जब इस समीकरण में रखोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का Pt, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2Pi माइनस Pt। अब इसका क्या रख दो समाकलित वेग समीकरण K बराबर 2.303 अपॉन log P इनिशियल अपॉन Pa। तो Pa का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे K बराबर 2.303 T log Pi अपॉन 2Pi माइनस Pt के बराबर हो जाएगा। तो आप इस तरह से
क्या निकाल सकते हो, किसी गैसियस अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकाल सकते हो। आपको क्या लेना होगा, उसका आंशिक दाब निकालना पड़ेगा कोई भी अभिकारक है। अब ये तो सिंपल अपन ने एक मोल के लिए एक मोल लिया है ए अभिकारक का, एक से अधिक मोल के लिए ये समीकरण चेंज हो जाएगा। पर मेथड क्या रहेगा, इस तरीके से मैं आगे आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे कराऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चन, तो वहां पे अपन एक डिफरेंट एग्जांपल लेंगे जहां पे मोल क्या होंगे, अलग होंगे, और उसके हिसाब से। पर मेथड क्या हो गया इसका, इस तरह से आप क्या निकालोगे, पहले कुल दाब निकालोगे, कुल दाब से क्या निकाल लोगे, ये x का मान निकालोगे, x से क्या निकालोगे, t समय पर a अभिकारक का दाब निकालोगे और इसको किस पे रख दोगे, आपके समाकलित वेग समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा, p इनिशियल बटे pa, तो ये क्या आ जाएगा आपका समाकलित वेग समीकरण। तो आप इस तरह से किसी गैसियस अभिक्रिया का क्या निकाल सकते हो, समाकलित वेग समीकरण निकाल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलो इस तरह की अभिक्रिया का मैं एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं जिसमें इसका मान चेंज होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैसीय अभिक्रियाओं का। देखो अपन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक से अधिक मोल बन रहे हैं। आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा है 2a से क्या बन रहा है, 3b प्लस 2c बन रहा है। इसको ध्यान से सुनना, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो यहाँ पे इनका कुल दाब, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का कुल दाब किसके बराबर होगा, डाल्टन के नियम के अनुसार सभी अभिकारकों या उत्पादों के दाब के योग के बराबर। तो कुल दाब Pt किसके बराबर हो जाएगा, Pa प्लस Pb प्लस Pc के बराबर, इन तीनों के बराबर। और यहाँ पे Pa, Pb और Pc क्या है भाई, ABC के आंशिक दाब, ABC के क्या है आंशिक दाब। अब अपने को ये निकालना है भाई अभिकारक के संदर्भ में। तो इस अभिक्रिया को कैसे लिखोगे, 2a से क्या बन रहा है आपका 3b प्लस 2c, ये बन रहा है। अब देखो t बराबर 0 पर एक का प्रारंभिक दाब कितना होगा भाई, P इनिशियल, तो उत्पादों का कितना होगा, ये होगा। अब देखो t बराबर t समय पर एक का जितना दाब कम होगा उतना ही दाब किसका बढ़ेगा भाई, B और C का बढ़ेगा। मान लो इसका x कम हो रहा है तो इनका कितना बढ़ेगा, xx बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसके मोल कितने हैं, 2 मोल, तो यहाँ पे कितने कम हो जाएंगे भाई, P इनिशियल माइनस 2x, तो ये कितने बढ़ेंगे x, और ये कितना बढ़ेगा 2x। तो यहाँ पे कुल दाब किसके बराबर हो जाएगा, Pt बराबर इन सभी के दाब के योग के बराबर क्या आ जाएगा, Pt बराबर P इनिशियल माइनस 2x प्लस 3x प्लस 2x, 2x से 2x गया तो Pt बराबर कितना आ गया भाई आपका, टोटल दाब किसके बराबर आ गया, Pt बराबर P इनिशियल माइनस 3x, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप प्लस 3x, और 3x बराबर क्या आ गया आपका Pt माइनस P इनिशियल, और x की वैल्यू कितनी आ गई, Pt माइनस P इनिशियल बटे 3, आपकी ये आ गई x की वैल्यू। अब यहाँ पे Pa का ये क्या है, इसका आंशिक दाब एक का, ये क्या है B का, ये क्या है C का। तो आपको यहाँ से Pa का मान निकालना हो, Pa बराबर कितना आ जाएगा भाई, Pi माइनस 2x, इसके अंदर किसका मान रखोगे, x का मान रखने पर कितना हो जाएगा, Pa बराबर Pi माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा, Pt माइनस Pi अपॉन 3।
तो कितना हो जाएगा पी ए बराबर 3 पी आई माइनस 2 पी टी प्लस का 2 पी आई, ये हो जाएगा आपका। तो पी ए बराबर कितना आ जाएगा भाई 5 पी आई माइनस 2 पी टी अपॉन 3, ये आ जाएगा आपका। अब इसको किस में रख दो आपके समाकलित वेग समीकरण में, तो k बराबर क्या आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी log p इनिशियल अपॉन pa का मान इसमें रख दो 2.303 अपॉन टी log p इनिशियल कितना आया pi, ये कितना है नीचे 5 pi माइनस 2 pt अपॉन 3 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी log 3p इनिशियल अपॉन 5pi माइनस 2pt। तो ये क्या आ गया आपका इस अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। दोबारा से देखना, ये अभिक्रिया है, इसमें पहले तो अपन सिंपल 1 मोल से क्या बना रहे थे 1 मोल बना रहे, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 मोल से क्या बन रहा है 3 मोल भी 3 मोल 2 मोल से, तो कुल दाब इन सभी के दाब के बराबर हो जाएगा Pa प्लस Pb प्लस C के। तो Pb Pa Pb Pc क्या है यहाँ पे ABC के आंशिक दाब। तो यहाँ से देखो T बराबर 0 पर यदि एक का आंशिक दाब कितना है Pi, तो क्या बनेंगे 0 0। T बराबर एक का जितना दाब कम होगा B का कितना होगा उतना ही और C का उतना ही बढ़ेगा, अर्थात क्रियाकारकों का जितना दाब कम होगा उतना ही अभिकार उत्पादों का दाब बढ़ेगा। तो मान लो इसका x कम हुआ तो इनका क्या बना x है, तो यहाँ इसका कितना कम होगा भाई 2x, तो ये बनेगा कितना 3x और ये कितना बनेगा 2x। टोटल दाब किसके बराबर हो जाएगा इन सभी के दाब के योग के बराबर, तो Pi माइनस 2x प्लस 3x प्लस 2x, यहाँ से 2x से 2x कट गया, आपका Pt बराबर टोटल दाब किसके बराबर आ गया आपका P इनिशियल प्लस 3x के, यहाँ से आप 3x का मान निकालोगे तो Pt माइनस P इनिशियल हो जाएगा और x का मान निकालोगे तो Pt माइनस क्या हो जाएगा P इनिशियल Pt माइनस P इनिशियल अपॉन 3। अब देखो Pa बराबर क्या है यहाँ पे एक आंशिक दाब Pi माइनस ये किसके बराबर है Pa के बराबर, ये किसके बराबर है Pb के बराबर, ये किसके बराबर है Pc के बराबर है। तो Pa का मान यहाँ पे कितना है Pi माइनस 2x, तो x का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका Pa का मान, ये मान रखोगे तो कितना आ जाएगा 5Pi माइनस 2Pt अपॉन, देखो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्या लोगे आप इसका लेसन लोगे, लेसन में तो क्या हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा 5Pi माइनस 2Pt अपॉन 3 आ जाएगा। अब इसको क्या रखोगे k बराबर 2.303 अपॉन 3 log p इनिशियल अपॉन Pa एक आंशिक दाब, तो ये कितना हो जाएगा जब ये मान रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका समाकलित वेग समीकरण 2.303 अपॉन t log 3Pi अपॉन 5Pi माइनस 2Pt। इस तरह से आप किसी भी गैसियस अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण याद कर सकते हो। बस आपको क्या निकालना होगा अभिकारक का आंशिक दाब निकालना होगा। ध्यान रखना बिल्कुल, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल करवा दिए। इस तरह से आप किसी गैसियस अभिक्रिया का क्या ज्ञात करोगे समाकलित वेग समीकरण। अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे तब और समझा देंगे। सबसे पहले क्या देखो भाई अभिकारक का जितना दाब कम हो रहा है उत्पाद का उतना ही बढ़ेगा, तो यहाँ से P टोटल निकाल लो, फिर किसी एक अभिकारक के लिए x का मान निकालो, उसके लिए अभिकारक के लिए क्या निकाल लो उसका आंशिक दाब और इसमें रख दो P इनिशियल बटे Pa का मान आ गया, तो फिर क्या आ गया आपका समाकलित वेग समीकरण बिल्कुल सही है।
अब बात करते हैं अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के आलोकित विवरण की। तो देखो कल की तरह क्या करना है, इन सब समीकरणों की तुलना समीकरण बनानी है और उसकी तुलना किससे करनी है, आपकी सरल रेखा समीकरण से। मैं देखो पहला ग्राफ ले रहा हूं ln r और टाइम के मध्य। आपको क्या बनाना है, किस समीकरण में ln r आ रहा है, टाइम के बीच में संबंध आ रहा है, वो क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। तो अपन ने ज्ञात किया था kt बराबर क्या आया था भाई, ln r नोट अपॉन r के बराबर आया था भाई। तो आप इसको लिख सकते हो kt बराबर ln r नोट माइनस ln r। ln r को आप इधर लेके आओगे, ln r बराबर ln r नोट, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का kt। आ गया। आप इस समीकरण को आपको रियलाइज कर सकते हो, ln r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस k इंटू टी प्लस ln r नोट। इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हो। आपका ये समीकरण आ गया जिसके अंदर ln r भी और टाइम के बीच में रिलेशन है। तो देखो इसकी तुलना किससे करोगे, y बराबर mx प्लस c से, किससे, सरल रेखा समीकरण से, सरल रेखा समीकरण से। मैंने जब जीरो ऑर्डर के ग्राफ बताए थे तब आपको बता देते y और x क्या है, वो दो निर्देशांक जिनके बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो। m क्या है यहाँ पे ढाल, और c क्या है यहाँ पे अंतःखंड है। तो इसकी तुलना क्या करोगे इससे, तो y इसके बीच में है ln r और टाइम के बीच में, तो ये तो दो एक्सिस हो गए। जो m के बराबर आ रहा है वो क्या हो गया, विक्रिया का ढाल या tan थीटा, और ये c क्या आ गया आपका अंतःखंड। तो यहाँ पे m ढाल क्या आ गया भाई आपका, या tan थीटा किसके बराबर आ गया, माइनस k के बराबर, और c अंतःखंड किसके बराबर आ गया भाई, आपका ln r नोट के बराबर आ गया। देखो जिन ग्राफ के अंदर अंतःखंड आता है वो हमेशा कभी भी मूल बिंदु से नहीं गुजरते, वो क्या होते हैं, उस मूल बिंदु से दूर बिंदु से क्या होता है, पास होते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्राफ का ढाल क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो देखो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, नेगेटिव स्लोप वाला इस तरह से। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ढाल क्या हो जाएगा माइनस के, और ये क्या आ जाएगा इसका अंतःखंड किसके बराबर हो जाएगा, ln r नोट के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ln r और ln के टाइम के बीच में ग्राफ। तो देखो सबसे पहले आपको काइनेटिक्स में ग्राफ बनाने हो तो क्या करोगे, वो समीकरण लिखो जिनके बीच में आपका ये दोनों ग्राफ जिनके बीच में खींच रहे हो वो संबंध दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन ने लिख लिया kt बराबर क्या होता है, ln r नोट बटे r। तो यहाँ से आपने ln r बराबर क्या निकाला, माइनस kt प्लस ln r नोट। अब क्या करो, इसकी तुलना किससे करो, सरल रेखा समीकरण से। तो y और x क्या है, दो एक्सिस या दो निर्देशांक जिनके मध्य आप ग्राफ खींच रहे हो, और m क्या है यहाँ पे ढाल, c क्या है यहाँ पे अंतःखंड। तो यहाँ पे इसकी तुलना किससे कर दो, सरल रेखा समीकरण से। जो m का मान है, c का मान है वो रख दो। तो यहाँ पे ग्राफ का ढाल क्या है आपका, माइनस के, ऋणात्मक स्लोप आ रहा है, अंतःखंड कितना है आपका ln r। ध्यान रखना यहाँ पे आपसे ग्राफ देके उसका मान पूछ सकते हैं कि इसके ढाल का मान कितना आएगा, इनके बीच में ग्राफ खींचते हो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, समीकरण लिख के उसकी तुलना सरल रेखा समीकरण से करोगे, और जो ढाल है वो ढाल लिख देना, अंतःखंड आ रहा है तो अंतःखंड लिख देना। इस तरह से क्या बनेगा, ln r और टाइम के बीच में ग्राफ। अपन देखते हैं दूसरा ग्राफ। तो देखो आपका सेकंड ग्राफ है log r नोट अपॉन r और टाइम के बीच में। अब देखो पहले वो समीकरण लिखो जिसके बीच में, इनके बीच में क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। फिर क्या देखो, उसका ढाल देखो, उसका अंतःखंड देखो। तो देखो अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन में एक समीकरण क्या लिखा था, 2.303 अपॉन t log r नोट अपॉन r। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, k इंटू टी 2.303 बराबर log r नोट अपॉन r आ गया। या आप इसको ऐसे लिख दो, log r नोट अपॉन r बराबर क्या हो जाएगा,
के इंटू टी, के अपॉन 2.303 इंटू टी। ठीक है भाई, इस समीकरण को आपने कैसे लिख लिया, इसकी तुलना किससे कर दो, सरल रेखा समीकरण से, y बराबर mx। यहाँ पे अंतःखंड नहीं है तो इसकी तुलना किससे करोगे, तो ये दो एक्सिस हो गए जिनके मध्य आप ग्राफ खींच रहे हो, y और x। जो m का मान कितना है यहाँ पे, k अपॉन 2.303। तो ढाल क्या आ गया, बराबर ढाल, तो अब इस ग्राफ का ढाल क्या आ गया आपका, k अपॉन 2.303। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अंतःखंड नहीं है, तो अंतःखंड नहीं है तो ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। और ढाल कैसा है, पॉजिटिव, तो ढाल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कहाँ से गुजरेगा भाई, आपका मूल बिंदु से होता हुआ। और इस ग्राफ का ढाल क्या आ जाएगा आपका, ढाल बराबर कितना आ जाएगा, k अपॉन 2.303। ध्यान रखना एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, लोग आर नोट अपॉन आर टाइम के मध्य ग्राफ बनाया, उसका ढाल कितना है। बस आपको सिंपल सा समीकरण लिखना है और समीकरण लिखने के बाद में आप क्या करोगे, उसकी तुलना किससे कर दोगे, सरल रेखा समीकरण से कर दोगे। तो आपका लोग आर नोट अपॉन आर और टाइम के बीच में ग्राफ का ढाल क्या है, k अपॉन 2.303 आया। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो, इनके मध्य ग्राफ खींच सकते हो। देखो आपको नेक्स्ट ग्राफ दे रखा है, log r1 अपॉन r2 और t2 माइनस t1 के मध्य। तो देखो अपन ने अंतराल सूत्र लिखा था, क्या लिखा था, k बराबर 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 इंटू log r1 अपॉन r2। ये क्या था आपका अंतराल सूत्र। यहाँ से आप इस सूत्र को कैसे लिख सकते हो, k इंटू t2 माइनस t1 अपॉन 2.303 बराबर log r1 अपॉन r2। या इसको लिख सकते हो आप log r1 अपॉन r2 बराबर k बटे 2.303 इंटू t2 माइनस t1। अब इस समीकरण की तुलना किससे कर दो आप, y बराबर mx से। तो देखो ये क्या हो गया, इसके बीच में log r1 अपॉन r2 और दूसरी एक्सिस क्या होगी, t2 माइनस t1। तो जो बच गया वो क्या बच गया आपका ढाल। तो इस ग्राफ का ढाल वही आ गया आपका k अपॉन 2.303। ये क्या है, ढाल है। तो अंतःखंड नहीं है इसलिए ग्राफ कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से। और ग्राफ का ढाल क्या है, धनात्मक। तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, मूल बिंदु से गुजरता हुआ। इस तरह से इस ग्राफ का ढाल क्या आ जाएगा, ढाल बराबर कितना हो जाएगा, k अपॉन 2.303। तो इस तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ बनाओ, वो समीकरण लिखो, उसकी तुलना किससे कर दो, सरल रेखा समीकरण से। तो जिसका बराबर जो आए वो क्या आ जाएगा, ढाल। अंतःखंड दिया हुआ तो अंतःखंड। देखो लास्ट k का मात्रक क्या है, यहाँ पे k का मात्रक मैंने पहले बता दिया था, वेग स्थिरांक का मात्रक कितना है, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। अपन ने 2 बार वेग स्थिरांक का मात्रक पढ़ा था तब। तो देखो इस तरह से क्या हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के आलेखी निरूपण कंप्लीट हो गया। आप बाकी के ग्राफ भी इसी तरह से बना सकते हो, बस आपको इस तरह से समीकरण बना के क्या करनी है, उसकी तुलना सरल रेखा समीकरण से करनी है। और इनके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। तो बच्चों अभी फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसकी क्या है, हाफ लाइफ बची हुई है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, कुछ स्पेशल एग्जांपल है, इनके एग्जांपल है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। आपने क्या क्या पढ़ा आज, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ा, उसके बाद में अपन ने पढ़ी विलयन वेग समीकरण, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ी गैसीय अभिक्रियाओं का किस तरह से समाकलित वेग समीकरण ज्ञात किया जाता है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा अंतराल सूत्र पढ़ा, और लास्ट में अपन ने देखा इनका ग्राफिकल निरूपण कैसे करते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन अर्धायुकाल, इसके एग्जाम्पल और फिर इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन। तो अगला लेक्चर भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जहां से क्वेश्चन वाला पार्ट होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम्पल में, वो होगा। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगले वाला लेक्चर है। तो ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट फर्स्ट। अगले वीडियो में आएगा आपके पास पार्ट सेकंड। आज की क्लास यहीं तक होगी।
चैनल को लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।